guys, this is more of a qualitative topic rather than quantitative. So how the industry analysis is done and the company analysis, like the point we have discussed few minutes back, कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, बार्गेनिंग पावर किसके पास होती है, वो सब चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सर सिलेबस ऑलमोस्ट कब तक कंप्लीट होगा? कौन से सिलेबस की बात कर रहे हो आप? सीएफए की? यस सर। पूरे सीएफए की? एग्जाम कब है आपका? मई में? नहीं सर, मैं तो अगस्त और में अटेम्प्ट करूंगा। आपका मई में है ना? वैसे तो आई थिंक बाय मार्च एंड दे मस्ट बी एमिंग फॉर कंप्लीटेड बाय मार्च एंड और समथिंग, बिकॉज अप्रैल में फिर मॉक वगैरह भी होंगे ना। ठीक है, ओके सर। हाँ, मतलब इफ इट इज कंप्लीटेड इन मार्च यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। सर आई स्टार्टेड रीडिंग एथिक्स, मतलब थोड़ा थोड़ा करिकुलम से। सर उसका भी ऐसे ही देखो, एथिक्स क्या चीज है ना, कि एथिक्स ऐसा है कि जैसे सपोज आप 2 घंटे दे रहे हो डेली पढ़ाई को ना, तो 15 to 20 मिनट्स आप एक एथिक्स का डेली एक टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, मतलब वो वैसी चीज नहीं है कि जैसे आपने 5 दिन एथिक्स पढ़ ली और आप बोलो एथिक्स कंप्लीट हो गई। आपके क्वेश्चंस के आंसर आप सही निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, वो जरूरी है। ठीक है, तो एथिक्स को क्या करो, नॉर्मली पढ़ो, बिकॉज वो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कुछ हाई फंडू टेक्निकल टर्म्स नहीं है, नॉर्मल चीजें दी हुई हैं। यस और नो? यस सर। तो उसको आपको देखना पड़ेगा। कैसे? कि ऐसा नहीं कि क्लास होगी, क्लास तो एथिक्स की क्लास पता है क्या होती है, 2 घंटे की या 3 घंटे की होती है। लेकिन एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करना, आप चाहे कितनी बार भी एथिक्स पढ़ लो, इट इज नॉट द गारंटी टू गेट गुड मार्क्स इन एथिक्स। यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन और डेली उसको एक मेन सब्जेक्ट के साथ जोड़ दो। ऐसा नहीं कि 4 दिन एथिक्स को दिए, डेली 15 मिनट्स दो, बस एक टॉपिक पढ़ो, एक स्टैंडर्ड पढ़ो, काम खत्म। एक स्टैंडर्ड पढ़ो, उसके 4-5 क्वेश्चंस निकालो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है? यस सर। तो गाइस, अब इंडस्ट्री एनालिसिस क्यों करते हैं, रिलेशन ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस टू कंपनी एनालिसिस। तो किसी भी कंपनी को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ता है कि वो कंपनी किस इंडस्ट्री में है और हाउ द इंडस्ट्री इज डूइंग। सो गाइस, कभी कभी ये होता है कि स्टील के प्राइसेस गिर गए, तो पूरे स्टील के प्राइसेस गिरे हैं तो पूरा स्टील सेक्टर ब्लीड कर रहा है, इम्पैक्ट है, या आपकी कंपनी इम्पैक्ट हो रही है। ये चीज आपको देखनी पड़ती है कि कोई भी इशू किसी कंपनी में है तो आइदर दैट इज कंपनी स्पेसिफिक और दैट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक। अगर पूरी इंडस्ट्री में है तो आप कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, यू नीड टू वेट फॉर द इंडस्ट्री टू रिकवर। अभी गाइस जैसे कोविड आया तो टूरिज्म इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफी इंपैक्ट हुआ। तो गाइस इसमें आप ये बोल सकते हो कि आपकी कंपनी बेकार है, उसके शेयर प्राइसेस गिर गए। वॉज दैट अ इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर और अ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर? इंडस्ट्री। तो इसके लिए आपको जानना पड़ता है कि भाई आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो कौन सी इंडस्ट्री में है, उसका बिजनेस क्या है और बाकी इंडस्ट्री के डायनेमिक्स कैसे। ठीक है, industry analysis forms the first step in finally narrowing it down to a specific stock to be selected. It gives insight into competition, opportunities and businesses. तो गाइस दो तरीके की अप्रोच हो सकती है, टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। सो टॉप डाउन में क्या होता है, पहले आप ये देखते हो कि यार मेरे को लैंडिंग बिजनेस में पैसा लगाना है इंडिया में। तो फिर आप क्या देखते हो, लैंडिंग में कौन कौन से दो तरीके की कंपनियां हैं, एक तो एनबीएफसीज है, एक बैंक्स है, उसमें भी एक पीएसयूज है, एक प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, ऐसे देखते हो कि नहीं देखते? एनबीएफसीज में भी आप क्या देखते हो, एक कंज्यूमर फाइनेंस की कंपनीज है, एक हाउसिंग लोन की कंपनीज है। तो आप अभी ये टॉप टू बॉटम चल रहे हो या बॉटम टू टॉप चल रहे हो ऐसी अप्रोच में? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। तो आप क्या करते हो, ड्रिल डाउन करते चलते हो, इस इंडस्ट्री में ये होता है, इस इंडस्ट्री में ये होता है, इस इंडस्ट्री में ये। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। if you pay attention it means active investment opportunities. Basically, if you feel that you have the capability of generating superior information on an industry and thus believe that the price will either go down or up faster than what people think,
and also considering that markets are not semi strong efficient. सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होता था गाइस, क्या पढ़ा था सेमी स्ट्रॉन्ग में हमने, किस तरीके से पैसा नहीं बनेगा, नहीं तो फंडामेंटल से, नहीं तो टेक्निकल से, ना तो फंडामेंटल एनालिसिस से बनेगा ना टेक्निकल एनालिसिस. Portfolio performance attribution, continuing with the second point, we could now try to find if the portfolio returns really did come from active management and how much from the passive management. तो गाइस अगर सेक्टर एनालिसिस होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं. 10% फाइनेंस में लगाया है, 20% ऑटोमोबाइल में लगाया है, 40% एफएमसीजी में लगाया है, 10% फार्मा में लगाया है. सो यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो एंड यू कैन सी कि भाई आप एक्टिव मैनेजमेंट से पैसा बन रहा है कि पैसिव मैनेजमेंट से पैसा बन रहा है. तो कंपेयर मेथड्स बाय विच कंपनीज कैन बी ग्रुप्ड. तो गाइस अगर आप इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन करोगे तो अभी हम इस चीज को देख रहे हैं कि किस कंपनी को किस तरीके से ग्रुप करें. तो जैसे हमने बोला प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सप्लाइड, तो जो कंपनी हाउसिंग लोन देती है उसको मैं हाउसिंग लेंडिंग कंपनीज में डाल सकता हूँ. एक क्लासिफिकेशन बना सकता हूँ कि हाउसिंग लोन लेंडिंग कंपनीज. उस तरीके से आपको देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं और आप कितना उसको ग्रुप कर सकते हो. बिजनेस साइकिल सेंसिटिविटीज, सपोज कमोडिटीज का आपने एक ग्रुप बना दिया. बिजनेस साइकिल सेंसिटिविटी क्या होती है कि भाई कमोडिटीज में आपका एल्यूमिनियम भी आ गया, आपका जिंक भी आ गया, कॉपर भी आ गया, स्टील भी आ गया. आप ऐसे भी कर सकते हो, आइदर आप क्या कर सकते हो, स्टील का अलग सेक्टर बनाओ, एल्यूमिनियम का अलग सेक्टर बनाओ, उसमें भी अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स ये 4 कंपनी बनाती है, ये कंपनी रोलिंग्स बनाती हैं, स्टील रोल्स बनाती हैं, तो ये अलग हो सकती है. तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू कैन ड्रिल डाउन और आप कितना सेगमेंट कर सकते हो. स्टैटिस्टिकल सिमिलैरिटीज इन केस ऑफ डेट या इन केस ऑफ टोटल एसेट, स्टैटिक मतलब आपने देखा क्या, हाई ग्रोथ कंपनीज का एक सेगमेंट बना दिया. हाई ग्रोथ कंपनीज कैसे बन जाती हैं भाई, कि जिस कंपनी का पिछले 5 साल का रेवेन्यू हर साल 15% या 20% से ज्यादा ग्रो कर रहा है, वो हाई ग्रोथ कंपनी में डालती है. तो वो क्या करा आपने, किसी प्रोडक्ट के आधार पे नहीं डाला, किसी बिजनेस साइकिल के आधार पे नहीं, आपने स्टैट्स के आधार पे डाला. या कभी कभी आप देखोगे, इफ यू गाइज वांट टू सी, यू कैन गो टू अ साइट कॉल्ड screener.in. एक screener.in करके साइट है, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस पूछता है. वो क्या करता है, कंपनी स्क्रीन करके देता है आपको. तो बोलता है स्क्रीन कैसे करनी है, तो उसमें ऑप्शंस आते हैं, भाई आपको हाई आरओई वाली कंपनी चाहिए, लो डेट वाली कंपनी चाहिए, P/B एक से कम हो तो कंपनी चाहिए. तो उसमें सारी कंपनी स्क्रीन करके आ जाती है. सो बेसिकली इट इज व्हाट क्राइटेरिया यू आर पुटिंग ऑन, क्या फिल्टर्स आपने लगाए हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो. Although this might sound easy and straightforward, however, if you think practically, this can be more complex when you actually do it. You might say company A is into IT service, company B is also in IT service sector. If you applied the first point, then this makes sense. However, these two business can vary. If a second round of information is given to you, let's see, company A is into IT service for automobiles and company B is into IT service for finance companies. Would that classification help? So guys, आपने देखा एक पूरा ग्रुप बन सकता है लेंडिंग का, कि जो कंपनी फाइनेंस करती है, फाइनेंस कंपनी है. अभी उसके अंदर हम ड्रिल डाउन करेंगे तो बजाज फाइनेंस कंज्यूमर लोन देती है, इंडिया बुल हाउसिंग क्या देती है, हाउसिंग लोन देती है. तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ऊपर से अगर आप अभी देखोगे तो आपको सारी कंपनीज आईटी कंपनीज लगेंगी कि अच्छा इन्फोसिस है, विप्रो है, हैप्पीएस्ट माइंड है, माइंड ट्री है, ये है वो है. लेकिन जब आप ड्रिल डाउन करोगे तो आप देखोगे कि केपीआईटी बस ऑटोमोबाइल को कैटर करती है, हैप्पीएस्ट माइंड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैटर करती है. तो आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई मीन टू से, क्यों ग्रुप्स इंपॉर्टेंट होते हैं? यस सर. करेक्ट है कि नहीं है? सर जैसे हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज निकाले तो सर वो स्टैटिस्टिकल सिमिलैरिटीज में आएगा कि फंडामेंटल्स के? स्टैटिस्टिकली हो गया ना एक तरीके से, आपने एक नंबर लिया और उसके थ्रू फिल्टर डाउन कर लिया. अभी वो चाहे स्टील में हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस में हो, चाहे ऑटोमोबाइल में हो, वो तो मैटर नहीं करता है ना. यस सर. ठीक है. तो प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, टेंसेंट, सैमसंग,
ये प्रोडक्ट की सिमिलरिटी पे है भाई, ठीक है। कोई हार्डवेयर दे रहे हैं ज्यादातर कंपनियां, या कोई सॉफ्टवेयर दे रहा है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, सैमसंग एंड एप्पल। तो यहाँ पे गाइस ये पांचों कंपनी क्या है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, और ये दोनों कंपनी क्या है, क्या है ये दोनों कंपनी, मोबाइल रिलेटेड। मोबाइल रिलेटेड। तो ज्यादा अच्छा कंपैरिजन एप्पल सैमसंग का होगा या इन पांचों का होगा, एप्पल सैमसंग। एप्पल सैमसंग का। क्यों, क्योंकि भाई माइक्रोसॉफ्ट तो सॉफ्टवेयर बना रही है, वो कोई टेंजिबल एसेट का प्रोडक्शन कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये चीजें देखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सिक्लिकल, आपका ऑटो, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल सिक्लिकल बिजनेसेस हैं, एक बार ऊपर जाते हैं फिर सीजन डाउन हो जाता है, सीजनल बिजनेसेस होते हैं। नॉन सिक्लिकल में आपका फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, पर्सनल केयर हो गया, वो आपके नॉन सिक्लिकल बिजनेस। कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। स्टैटिस्टिकल सिमिलरिटी क्या होती है? क्लस्टर एनालिसिस। दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज पास्ट डेटा ऑफ सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू एंड लीवरेज, R&D इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय हेडकाउंट. You could run such algorithms to classify stocks into cluster and then classify them further. तो जैसा मैंने कहा कि हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, आपने हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक ले लिया, उसमें भी फिर आप बोलते हो कि मैं तो डिफेंसिव स्टॉक लेना चाहता हूँ, तो वो जो भी कंपनीज आपके पास लिस्ट आई, पहली लिस्ट, उसको आपने फिर फिल्टर डाउन कर दिया टू द सेकंड लिस्ट कि भाई मेरे को तो डिफेंसिव सेक्टर की ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिस्टिकल सिमिलरिटीज पे आधारित होता है। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब गाइस क्या है, ऑलरेडी ना कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन के। ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज ने जैसे अपने इंडेक्स बने हुए हैं, निफ्टी 50 किसी ने बना रखा, डाउ जोन्स बना रखा, उस तरीके से ऑलरेडी इंडस्ट्री क्लासिफिकेशंस हो रखे हैं, और वो उस इंडस्ट्री ग्रुप्स को मेंटेन करते हैं। कोई नई कंपनी आती है तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं, किसी कंपनी का नेचर चेंज हो जाता है तो उसको उस ग्रुप से हटा देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है गिक्स, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। इट इज डेवलप्ड बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड MSCI। ये am I audible guys? यस सर। ओके, सो गाइस उन लोगों ने क्या कर रखा है, 3 सब डिविजन्स बना रखे हैं। पहला होता है आपका सेक्टर, जो ओवरऑल टॉप लेवल पे होता है, फिर होता है आपका इंडस्ट्री ग्रुप्स, और फिर आता है आपका इंडस्ट्री। तो गाइस सपोज आपको कोई कंपनी को देखना है, तो उस कंपनी का जब आप S&P पे जाओगे, कैपिटल IQ पे लॉगिन करोगे, दैट इज अ पेड डेटाबेस, तो आपको नीचे ऑटोमेटिकली लिखा आ जाता है ये किस इंडस्ट्री में है, इसका इंडस्ट्री ग्रुप क्या है, और ये किस सेक्टर। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि सपोज करो मेरे को कोई कंपेरेबल कंपनीज देखनी थी, तो मैं किसी कंपनी को डालता हूं, वो एक एक्स इंडस्ट्री में आ जाती है, तो अभी मेरे को जो बाकी कंपनीज देखनी है उसके कंपेरेबल में, तो मेरे को पता है ना कौन सी इंडस्ट्री में मिलेगी वो। तो डायरेक्ट मैं सिर्फ उसी इंडस्ट्री के अंदर अगर खोजूं तो मेरे को कंपनीज मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट कि हम क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्यों इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है? टू सी द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? श्रेयांश? नो सर। ओके, अब दिस इज अ एग्जाम्पल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन बेंचमार्क। ठीक है, अभी ये क्या है, गिक्स को किसने बनाया? S&P ने। अभी यहाँ पे डाउ जोन्स और FTSE ने बना रखा है। 4 टियर स्ट्रक्चर होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं, सुपर सेक्टर होते हैं, सेक्टर होते हैं, सब सेक्टर। यू डोंट नीड टू मग अप कि भाई किसमें कितने सेक्टर होते हैं, क्या नंबर है, इस तरीके से नंबर नहीं पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन अगर आएगा तो एनालिटिकल होगा, ठीक है। तो जिस्ट ये है कि आपको सेक्टर्स करने पड़ते हैं, उसके बाद सब डिवीजन करने पड़ते हैं, और उसको और ड्रिल डाउन करके सब सेक्टर्स में उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो पहले था अपना ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, अभी है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन बेंचमार्क। दोनों अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने इनको क्रिएट करा। बट गाइस क्या होता है,
अभी जैसे मेरे को सर्च करना है तो मेरे को खुद से कोई इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों में से कोई भी ग्रुप को फॉलो कर लूंगा, बिकॉज ये क्या है, ये ऑलरेडी फॉर्मल मार्केट में है एंड दीज आर क्रेडिबल benchmarks which has been already made. Any doubt on this? No sir. Great. तो गिग्स और आईसीबी का कंपैरिजन दे रखा है. ब्रॉडर लेवल क्लासिफिकेशन इज सिमिलर इन both method use similar methodologies of classification, both method use 11 broad groups under which the categorization follow. तो गाइस तरीका दोनों का एक ही है, एक ने 3 टीयर में डाल रखा है और एक ने 4 टीयर में डाल रखा है. दिस इज योर 4 टीयर्स फॉर इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन बेंचमार्क एंड दीज आर द 3 टीयर्स फॉर ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड. लेकिन तरीका दोनों का सेम है. अभी गाइस एक क्वेश्चन है, तो आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ, नॉट अ बिग डील. कुछ आपको सेक्टर और प्रिंसिपल रेवेन्यू और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें आपको इन कंपनीज को इस सेक्टर में डालना है. अगर मटेरियल्स है तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी कंपनी मटेरियल्स में आ सकती है. एनर्जी में आपकी यहाँ से कौन सी कंपनी आ सकती है. दिस कुड हैव अ हाई चांस ऑफ टेस्टिंग इन द एग्जाम सिंस दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर. तो पहले आप एक बार ऊपर के सारे सेक्टर्स को पढ़ना and then try to do this question. It is a easy one, not a hard one, so don't worry about it. If any doubt arises, feel free to ask. Can I move forward, guys? Yes sir. Yes sir. Explain constructing a peer group for industry classification. तो अब गाइस अगर आपको peer group क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे, क्वेश्चन ये है. ठीक है, तो सिंपल लॉजिक इज टू of a peer group is to further break down the industry classification given by ICS और GICS on further research. तो आप क्या कर सकते हो और उसको ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि गाइस वो जो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन दिया है ना, वो इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा डीप नहीं है कि आप बिल्कुल वहां तक पहुंच सकते हो. तो अभी सपोज करो आपको यहाँ से गिक्स से ICS से क्या मिल गया, सेक्टर मिल गया, इंडस्ट्री ग्रुप मिल गया और इंडस्ट्री मिल गई. अभी आप क्या कर सकते हो, फार्मा में सब सेक्टर्स हो सकते हैं. फार्मा में क्या हो सकता है, सब सेक्टर्स हो सकते हैं कि भाई पेटेंटेड ड्रग है कि जेनरिक ड्रग है. तो हो सकता है ये चीज आपको ऑलरेडी जो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन है उसमें ना मिले, ये आपको फिर खुद से सर्च करना पड़ेगा कि पेटेंटेड ड्रग्स हैं कि जेनरिक ड्रग्स हैं, क्योंकि पेटेंटेड ड्रग्स और जेनरिक ड्रग्स में फर्क है. दोनों के कैश फ्लो की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी डिफरेंट है, दोनों का रिस्क डिफरेंट है. तो आप सबसे पहले किसी भी जनरल ग्रुप या स्टैंडर्ड को लें और उसके बाद देखें कि और ड्रिल डाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता. दिस इज हाउ यू कैन मेक योर पीयर ग्रुप. इज माय पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? Yes sir. Great. So guys, now next topic is of industry analysis and we will start tomorrow with this topic. Okay? Okay sir. Okay guys. Sir, I wanted to discuss something. Yeah. Sir, like अभी मैंने पढ़ाई चालू कर दी है, so I'm going through curriculum, मतलब like reading every line by line thing, everything exhibits and example वगैरह. ठीक है. then learning ecosystem पे सर जो practice questions वगैरह है ना, Correct. वो सारे सॉल्व कर रहे हैं. एंड सर उसके बाद जो मेंटर मी में जो क्विज वगैरह डले हैं वो. ठीक है. तो सर इतना मतलब ठीक है ना, मतलब. और हाँ, अगर आप करिकुलम के क्वेश्चंस कर रहे हो और आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट एज ऑफ नाउ. उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये सब खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज करते हैं सारे टॉपिक्स को, करिकुलम के क्वेश्चंस देखते हैं और देन वी ट्राई टू गिव मॉक्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. सर अभी वो एक 300 आवर्स करके एक साइट है और एक सोलिडा करके एक साइट है, तो वहां से उस भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हो. हाँ सिर्फ क्वेश्चंस, वहां से सिर्फ क्वेश्चंस ही कर रहा हूँ लाइक. ठीक है, मतलब एक्सेस क्वेश्चन भी मत करो, अभी कॉन्सेप्ट रख लो, क्योंकि एंड में क्या होता है ना, फिर आपको क्वेश्चंस कम मिलेंगे तो थोड़ा वो होता है, फिर आप सोचते हो कि वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है. ठीक है,
अभी के लिए फोकस मोर ऑन द अवेलेबल क्वेश्चंस व्हिच यू आर हैविंग। ओके सर, ठीक है ना, यस क्योंकि सर, करिकुलम में काफी क्वेश्चंस है आई गेस। है सर करिकुलम, और सर वो इकोसिस्टम में भी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बस तो बहुत हो जाता है फिर। ठीक है, ओके सर, ओके गाइस, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू टुमारो। थैंक यू सर, Thank you, गुड sir. नाइट सर। गुड Thank नाइट। you, sir.